दोस्तों, ट्रेन के लंबे सफ़र के दौरान मेरे लिए एक चीज़ बड़े ही मायने रखती थी। उसके बिना ट्रेन का सफ़र नामुमकिन था मेरे लिए, और वो चीज़ थी चाय। मैंने पहले भी बहुत से सफ़र चाय के सहारे ही तय किए थे, मगर पता नहीं उस रोज़ जब मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे लगा कि कोई ना कोई चाय वाला मिल ही जाएगा। मगर अगले 1 घंटे बीतने के बाद उस बोगी में कोई भी चाय वाला नहीं दिखा। फिर कुछ और देर तक राह ताकने के बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, चाय बोलो, चाय भाई चाय। ये 2 शब्द सुनते ही मेरे कान खुशी से एकदम से झूम उठे, और मैंने तुरंत ही उस चाय वाले को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया एक चाय इधर भी। मेरे इतना कहते ही वो चाय वाला सीधे मेरे पास आया और एक कप चाय थमाते हुए मुझसे बोला, 10 रुपए। वैसे तो चाय की क्वांटिटी देखकर मुझे लगा नहीं कि ये चाय 4 से 5 रुपए से ज़्यादा की होगी, मगर मैं कर भी क्या सकता था भला, सिवाय 10 का नोट ढीले करने के। वो चाय वाला चाय थमाकर चाय बोलो बोलते हुए आगे निकल गया, और इधर जैसे ही मैंने उस चाय की पहली चुस्की ली तो मानो मेरी जुबान और मेरा चेहरा ऐसा बन गया कि पता नहीं कौन सा जहर उसने चाय के नाम पर पिला दिया हो। खैर, चाय पीने का सिलसिला चलता रहा, और तकरीबन 10 से 12 कप अलग अलग जगहों की चाय टेस्ट करने के बाद अब मुझे चाय से जैसे नफरत सी होने लगी थी। फिर जब देर रात ट्रेन एक जगह पर रुके तो मेरी नज़र ट्रेन की खिड़की से सीधे प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चाय बना रहा हो, क्योंकि एक बड़ी सी चाय की केतली स्टोव पर चढ़ी हुई थी। पता नहीं क्यों मैं उस चाय की केतली को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरा और उस चाय वाले के पास जाकर बोला, अरे भैया एक अच्छी वाली गर्म सी चाय देना मुझे। मेरा इतना कहते ही उस चाय वाले ने पहले तो मुझे सर से पैर तक एक नज़र घूरा, और फिर उसने मुझे बैठने को कहा। फिर इस पर मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन कभी भी खुल जाएगी, आप चाय दे दो बस, मैं ट्रेन में ही पी लूँगा। मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरे लिए कुल्हड़ में चाय निकालने लगा। वो अभी चाय ही निकाल रहा था कि तभी एक आवाज़ आई, अरे कौन है वहाँ पर। और ये सुनते ही वो चाय वाला इतना ज़्यादा डर गया कि वो अपना सामान छोड़कर ही उसी वक्त वहाँ से भाग गया। चाय वालों को ऐसे भागते देख मैं भी डर सा गया। फिर जब मैंने उसकी ओर देखा जो आवाज़ दे रहा था, तो पाया कि वो कोई गार्ड है जो लंगड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रहा था। पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लिहाजा उसके कहने के बावजूद मैं वापस अपनी बोगी की तरफ जाने लगा। मुझे जाता देख वो गार्ड बोला, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको वहीं रुको। मगर मैं रुकने की जगह और तेज तेज चलने लगा। मैं अब बस किसी तरह वापस अपनी ट्रेन में चले जाना चाहता था। मैं अभी अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें रुकने के लिए कह जा रहा हूँ और तुम हो कि अनसुना किए जा रहे हो। इसी बीच जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वही लंगड़ा आदमी मेरा बाजू पकड़े हुए है। फिर मैं नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाता हुआ उस आदमी से बोला, अच्छा तो आप मुझे ही आवाज़ दे रहे थे, मुझे लगा कि आप किसी और को आवाज़ दे रहे हैं, कहिए क्या बात है। तो इस पर वो आदमी मेरा बाजू पकड़े हुए बोला, तुम ये बताओ कि तुम वहाँ उस जगह पर क्यों खड़े थे। इस पर मैं अपने बाजू को उससे छुड़ाते हुए बोला, वो मुझे चाय की तलब लगी थी तो बस चाय पीने के लिए चाय वाले के पास खड़ा था, मगर पता नहीं क्यों वो आपकी आवाज़ सुनते ही 9-2-11 हो गया। मैं अभी उस आदमी को ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी वो आदमी मुझे सूंघने लगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी मैंने उसे अपने से दूर करने की पूरी कोशिश की, मगर वो मेरा बाजू छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच मेरी ट्रेन ने चलने का हॉर्न दे दिया, और हॉर्न सुनते ही मैंने और जोर लगाना अब शुरू कर दिया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि अरे भाई साहब प्लीज़ छोड़ो मुझे, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। पर मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसने मेरे को नहीं छोड़ा, और मेरे आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। ट्रेन को जाता देख मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उस आदमी पर चिल्लाते हुए टूट पड़ा। मैंने अभी उसे 1-2 चमाटे लगाए थे कि उसने मुझे उठाकर किसी बॉल की तरह ज़ोर से फेंक दिया। नीचे गिरते ही मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी कि मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं अभी किसी तरह उठा ही था कि वो लंगड़ा आदमी बेहद गुस्से में मेरी तरफ आने लगा। मैं ये तो समझ गया था कि अगर दोबारा उसके हाथ लगा तो वो आदमी मेरी हड्डियों का सूरमा बना देगा।
मैं उठा और उससे दूर भागने लगा और तभी भागते वक्त रेलवे मास्टर के रूम की तरफ मेरी नज़र गई जहाँ पर कोई खड़ा था। मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया भैया बचा लो मुझे, वो आदमी बिना मतलब के मेरे पीछे पड़ा है। इस पर गेट पर खड़े आदमी ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैं और तेज दौड़ा और फिर मैं उस रूम के भीतर चला गया। रूम के अंदर जाते ही उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मैं ना तो कुछ सोच पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। तभी स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अभी उसने इतना कहा ही था कि उसकी फ़ोन की एकदम से रिंग बजी। फ़ोन पर बात करते ही स्टेशन मास्टर का चेहरा एकदम से उतर गया और उसी वक्त वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया, मगर जाते जाते ये बोलकर गया कि मेरे लौटने तक अंदर ही रहना। उसके बाहर जाते ही मैंने दरवाज़ा एहतियातन बंद करके वहीं कोने में बैठ गया। अभी मैं कोने में बैठे मन ही मन भगवान को याद ही कर रहा था कि तभी दरवाजे पर ज़ोरों से दस्तक होने लगी। दरवाजे पर होती दस्तक से मैं ये तो समझ गया था कि मेरी मौत ही दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फिर जब मुझे स्टेशन मास्टर की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले मैं दरवाज़ा खोलता कि मेरी नज़र कमरे के उस खिड़की पर गई जिससे दरवाजे के बाहर का हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा था। मतलब कि अब मैं उस खिड़की से ये देख पा रहा था कि कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। फिर जो मैंने देखा तो देखते ही मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेरी सांसें भी बैठ गईं। दरअसल दरवाजे पर कोई भी नहीं था, मगर अभी भी दरवाज़ा ज़ोरों से हिल रहा था। साथ ही मुझे स्टेशन मास्टर की आवाज़ भी लगातार सुनाई दे रही थी। मैं उसी वक्त कमरे में मौजूद मेज के नीचे जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर के बाद दरवाजे पर वो दस्तक होनी बंद हो गई, मगर मैं फिर भी झोंका तो वहीं मेज के नीचे बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर जब मैंने एक नज़र उठाकर उसी खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि वही चाय वाला चाय लिए गेट पर खड़ा मुझे आवाज़ दे रहा था। उसे देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। और फिर मैं अपनी जगह से उठा और फिर खिड़की की तरफ जाते हुए मैं उस चाय वाले से बोला, अरे भाई साहब आप क्यों भाग गए थे, और वो कौन था? मेरे इतना कहते ही वो भी खिड़की की तरफ पलटा और खिड़की के करीब आते हुए मुझसे कहा, अरे वो तो एक नंबर का बदमाश है, हम जैसे गरीबों का जीना हराम कर रखा है उसने। इसी बीच उसने एक कप चाय की प्याली भी मुझे खिड़की से पकड़ा दी और कहा, आप चाय पियो, अब डरने की कोई बात नहीं है। उसके इतना कहते ही मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो गया और फिर मैं चाय पीने लगा। अभी मैंने एक घूंट लिया ही था कि मुझे चाय का स्वाद इतना अच्छा लगा कि अगले 3 से 6 घूंटों में चाय खत्म हो गई और अब मुझे एक प्याली चाय और चाहिए थी। मगर जब मैंने एक कप और मांगने के लिए सामने की खिड़की की तरफ अपनी निगाहें की तो वो चाय वाला अब वहाँ से जा चुका था। बड़ी हैरत की बात थी कि वो चाय वाला बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला गया था। खैर उसके जाते ही कुछ ही देर में स्टेशन मास्टर भी लौट आए। उनके आते ही मैंने उनसे पूछा, सर ये सब क्या है? वो अभी मुझे बताने ही वाले थे कि स्टेशन मास्टर का ध्यान मेरे हाथों में रखे चाय की प्याली पर गया और चाय की प्याली पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरे का भाव एकदम से बदल गया और घबराते हुए बोले, तुमने अभी ये चाय पी तो नहीं है ना? तो इस पर मैं हिचकते हुए बोला, हाँ 1-2 घूंट। मेरे इतना बोलते ही पहले तो उन्होंने मेरे हाथ से वो चाय की प्याली छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी। इससे पहले मैं स्टेशन मास्टर से कुछ पूछता कि उन्होंने मुझे बाहर खिड़की की तरफ देखने का इशारा किया। फिर जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पाया कि बाहर अचानक ही काले धुएं का गुब्बार छाने लगा है। फिर जब मैंने और गौर से देखा तो पाया कि वो काले धुएं का गुब्बार उस चाय की प्याली से बाहर निकल रहा था जिसे मैं उस वक्त पी रहा था। ये देखते ही मेरे हाथ और पैर फिर से एक बार कांप उठे। फिर स्टेशन मास्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही निराश स्वर में कहा, आखिरकार उस चाय वाले ने तुम्हें अपना शिकार बना ही लिया। अब तुम 13 घंटों में बड़ी ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। उनकी बातों से ये तो साफ था कि मैंने सच में वो चाय पीकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मैं तुरंत ही उस स्टेशन मास्टर के पैरों में गिर पड़ा और रोते बोला, मुझे किसी भी तरह बचा लो, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। इतने में ही मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मेरे मुंह से खून निकलता देख स्टेशन मास्टर ने तुरंत ही किसी को फ़ोन लगाते हुए कहा, तुम जल्दी से स्टेशन पहुँचो। मुझे लगा कि उन्होंने किसी डॉक्टर को फ़ोन किया है,
मगर जब कुछ देर बाद वो आदमी पहुंचा तो वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक अजीब आदमी था जिसका पूरा शरीर दूध की तरह गोरा था। उस आदमी ने आते ही मेरी ओर देखा और अपने झोले से एक सफ़ेद कपड़ा निकालते हुए उस कपड़े को मेरे आंख पर बांध दिया। मेरे आंखों पर वो सफ़ेद कपड़ा बांधते ही उस आदमी ने मेरे कानों में कहा, अब जो तुम्हें दिखाई देगा तुम्हें उसे पकड़ना है, और अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारी मौत पक्की हो जाएगी। तो किसी भी तरह से उस चीज़ को पकड़ लेना, और उस चीज़ के हाथ में आने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इतना बोलने के बाद उसने मेरे सिर पर 3 बार किसी चीज़ से मारा और उसके मारते ही मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। अपने आप को एकदम से कब्रिस्तान में पाकर मैं चौंक तो गया था, मगर मेरी आंख उस चीज़ को ढूंढ रही थी जिसे मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना था। पर अभी वहाँ दूर दूर तक खामोशी और सन्नाटे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद कब्रों में से कुछ भयानक सा निकलेगा, जिस वजह से मैं वहाँ की कब्रों पर आंखें गड़ाए हुए था ताकि कोई भी हलचल हो तो मुझे तुरंत ही पता चल जाए। अभी मेरी नज़रें कब्रों पर ही थी कि तभी मेरी नज़र एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी जो कि एक पेड़ के पीछे से झांक रहा था। उसे पेड़ के पीछे से झांकता देख मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुनो भाई। मैंने अभी इतना कहा ही था कि वो आदमी पेड़ के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर आया। जब वो सामने आकर खड़ा हुआ तो पता चला कि उसका एक पाँव नहीं है, वो एक लाठी के सहारे किसी तरह से खड़ा था। फिर मैंने उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोला, अरे तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने अभी इतना कहा ही था कि वो लंगड़ाते हुए मुझसे दूर जाने लगा। उसे दूर जाता देख मुझे ये याद आ गया कि उस सफ़ेद आदमी ने कहा था कि जो भी चीज़ दिखे उसे पकड़ना है। और ये सब याद आते ही मैं उस लंगड़े आदमी को पकड़ने के लिए एकदम से दौड़ा। शुरू में मुझे लगा था कि मैं पलक झपकते ही उसे पकड़ लूँगा, मगर मैं गलत था और मेरी सांसें दौड़ते दौड़ते उखड़ने लगी थी। मगर वो आदमी अभी भी मेरी पकड़ से काफ़ी दूर था, मानो कब्रिस्तान की ज़मीन मुझे उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। पर मैंने अभी हार नहीं मानी थी। मैंने एक बार और अपना पूरा दमखम झोंका और उसके करीब पहुंचते ही मैंने छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही वो आदमी एकदम से गायब हो गया। वो तो हाथ नहीं लगा, मगर उसकी लाठी अब मेरे एक हाथ में थी, और जैसे ही मैंने उस लाठी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा तो एक तेज रोशनी हुई जिससे मेरी आंख एकदम से चौंधिया गई। फिर जब वो रोशनी गई तो मैंने अपने आप को अपनी ट्रेन के बर्थ पर बैठा पाया। ट्रेन अभी भी उसी स्टेशन पर खड़ी थी, मानो कि समय पीछे गया हो। तभी मेरी नज़र उसी चाय वाले पर गई जिसने मुझे मौत की चाय पिलाई थी। जहाँ उस चाय वाले को देखकर मुझे अभी भी डर लग रहा था, तो वहीं मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मैं ट्रेन के भीतर सही सलामत हूँ। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए ट्रेन से नहीं उतरूँगा। तभी मेरी हथेली में जलन सी होने लगी थी, और जब मैंने अपनी हथेली में देखा तो उसमें एक दहकता हुआ लाल रंग का सिक्का था। मैं इससे पहले उस सिक्के को नीचे फेंकता कि तभी मैंने देखा कि वो सफ़ेद आदमी मेरी ट्रेन की खिड़की पर खड़ा मेरी ओर देख रहा है। फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर गई तो वो बोला, देखो ये सिक्का तुम उस गार्ड को देकर वापस ट्रेन में बैठ जाना, और फिर कभी ये जानने की कोशिश मत करना कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाना। और इतना बोलते ही वो आदमी गायब हो गया, और उसके गायब होते ही मैं ट्रेन से उतरा और उस गार्ड को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद वो मुझे ट्रेन की सबसे पिछली बोगी के पास खिड़कियों में झांकता हुआ दिखा। मैं उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ा और उसके हाथों में सिक्का थमाते ही मैं बिना उसका चेहरा देखे वापस अपनी बोगी में जाकर बैठ गया। फिर कुछ ही देर में ट्रेन वहाँ से निकल गई, और ट्रेन के निकलते ही मुझे बहुत राहत मिली। उस रात का सफ़र काफ़ी खौफनाक रहा। आज भी मेरे हाथ की हथेली पर उस सिक्के का निशान बना हुआ है जिस पर कुछ अलग सी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। मैं अक्सर उस निशान को देखकर ये सोचता हूँ कि आखिर वो चाय वाला और वो गार्ड और वो सफ़ेद आदमी कौन थे, उनकी क्या कहानी है। मगर मैं ये जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि मैं फिर से मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।